मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ संझौती के दिए। यह एक कहानी संग्रह है जिसे लिखा है शिवाशंकर त्रिवेदी ने। दोस्तों, अब तक मैं कहानी संग्रह संझौती के दिए के कई कहानियों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए एक और कहानी, गुरुजी का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। माँ का काठ वाला बड़ा संदूक क्या है? एक अजायब घर है जिसमें उसके जीवन के प्रथम चरण से लेकर अब तक की अनेक वस्तुएं सुरक्षित हैं। रंग बिरंगे डाली, मौने, मोन्हे मोन्हियों, काठ की सिंदूर, मंजूसा, पनबट्टा, विभिन्न आकार प्रकार की डिबिया, नाना प्रकार के कांच, टेकुरी, सुइयों और कैंची सरोतों के अतिरिक्त लाल काले कपड़ों में गेहूं का चोकर भरकर बने हुए 40 बरस पुराने हाथी घोड़े भी, जिनकी गर्दन और माथे पर छोटी रंगीन गुड़ियों की गुथाई आभूषण का काम करती है। यदि विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी तो माँ इस संदूक को साल छमाही में ही खोलती है, वस्तुओं को सहेजती संभालती है और आंगन में बिछी दरी पर हाथी घोड़ों की सेना तथा अन्य वस्तुएं भी दोपहरी की धूप लेती हैं। फिर शाम को उस संदूक में समाधि ले लेती हैं, जहां बिना ऑक्सीजन के ही उन्हें दिनों की लंबी अवधि काटनी पड़ती है। इसी झाड़ संभाल में माँ का घंटों का समय लगता है और आंगन में दिन भर एक विशेष प्रकार की गंध गुजती रहती है। इस साल मैं गांव पर ही था जब माँ इन्हें सहेजने संभालने लगी। पास ही में मैं एक छोटी डेहरी पर बैठ गया और आज के प्लास्टिक के खिलौनों तथा श्रृंगार प्रसाधनों का मद मर्दन करने को कटिबद्ध हाथी घोड़ों की उस पलटन का दर्शन करने लगा। माँ बहुत व्यस्त थी और एक एक वस्तु को स्मृतियों की करुणा से सींच सींच कर क्षण भंगुरता और परिवर्तन की आंखों से देख देख कर रख रही थी। उसी समय माँ ने लाल कपड़ों का एक बंडल निकाला। इतने प्रयत्न के बावजूद भी बंडल पर जाने कैसे धूल जम गई थी और बंडल खुलने पर देखा कि उसमें कुछ कीड़े भी पोथियों में प्रेमवश बेदाग पहुंच गए थे। बेदाग मतलब कि बैठन की लालिमा ने उनकी सात्विकता को किंचित स्पर्श भी नहीं किया था। माँ बंडल को खोलकर मुंह से फूंक फूंक कर पुस्तकों की धूल झाड़ने लगी, क्योंकि उनका कागज अब असहयोग भाव ढो रहा था। एक गुल्लू प्रसाद एंड सन्स का हनुमान चालीसा, गीता प्रेस की एक रामायण की पोथी, सोरठी ब्रिजाभार की एक पुस्तक जिसके कवर पृष्ठ का रंग बहुत कुछ गंदा हो गया था, और तब निकली प्राचीनता के कारण पीले पड़े कागजों की हाथ से सिली एक कापी। ऊपर नाम विद्यार्थी के सामने मेरा ही नाम लिखा था। मैंने कौतूहल पूर्वक वह पुस्तिका हाथ में ले ली। कभी ये अक्षर मैंने ही अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों में सरकंडे की कलम संभाल कर लिखे थे। काली स्याही, सुडौल अक्षर, कक्षा 3, अपर प्राइमरी स्कूल, नारायणगढ़, जिला बलिया। एक पन्ना उल्टा, दाईं ओर मोटे मोटे अक्षरों में लाल स्याही से लिखा था, बौना तो हाथी का हौदा लेगा। यह हमारे गुरुजी ने लिखा था और नीचे मैंने काली स्याही से वैसा ही अभ्यास किया था। लिखना के खाने कुछ पतले थे, छोड़ना वाले चौड़े। पन्ने के निचले भाग में बाईं ओर के हाशिए में लाल रोशनाई से गुरुजी का हस्ताक्षर किया हुआ था, वासुदेव सिंह, और नीचे तारीख अंकित थी 24 सितंबर सन 1941। मैं जाने कितनी देर तक वही पृष्ठ देखता रह गया। देख क्या रहा था? पुस्तिका के पृष्ठ पर अतीत के अश्रु गीले, किंचित विरल और अर्धमुखर चित्र उपस्थित हो रहे थे। अवस्था करीब 50 साल, बाल आधे सफेद, रिष्ट पुष्ट शरीर पर मोटे मार्किन का कुर्ता, घुटने से कुछ नीचे तक मोटी धोती जो बिना साबुन के धुलने पर साफ रहती थी, भरा हुआ चेहरा जो कभी दलाई लामा कट और कभी गांधी कट बालों से अधिक सौम्य प्रतीत होता, पैरों में चमरौधे जूते और हाथ में बेत की एक मोटी बकुली लेकर जब गुरुजी पाठशाला के सामने वाले बगीचे में दूर से ही आते दिखाई देते,
हम नंगे अधनंगे बच्चे स्कूल के हाथे में एक कतार से बैठकर कागज के बिखरे टुकड़े और तिनके पत्ते चुनने लगते। उन दिनों अध्यापकों को मास्टर साहब कहने का प्रचलन नहीं था। ब्राह्मण अध्यापक पंडित जी, राजपूत अध्यापक बाबू साहब तथा अन्य वर्ग के अध्यापक मुंशी जी कहे जाते थे। किंतु हम लोगों के गुरुजी तो राजपूत होते हुए भी गुरुजी थे। जो परंपरा चल पड़ी थी वह टूटती नहीं। पाठशाला में 4 अध्यापक थे, किंतु गुरुजी सबसे कड़ियल, सीनियर और प्रभावशाली थे। घर से आते ही वे लोहे के गगरे में पानी मंगवाकर पैर धोते और बरामदे के सामने बैठकर जेब से हाथी दांत की बेट वाला छोटा चाकू निकालकर सब बच्चों के लिए कलम बनाते। प्रत्येक छात्र के लिए 2-2 कलमें, एक मोटी खत वाली तारीख तथा प्रश्न संख्या लिखने के लिए, दूसरी पतली खत लिखना के लिए। कलम बनवाकर हम लोग 2 पंक्तियों में फर्श पर ही बैठ जाते और गुरुजी पढ़ाना शुरू करते। गुरुजी का गला गोबंद था और पढ़ाते समय उनकी बोली 2 फरलांग दूर से ही सुनाई देती। बुलंद गले से जब कभी झड़क देते बच्चे कांप जाते और कभी कभी तो लड़के धोती में पेशाब तक कर देते। उनका घर पास के ही गांव में था, अतः प्रातःकाल सब अध्यापकों से पहले आ जाते और शाम को सबसे बाद में घर जाते थे। शाम को ड्रिल होती और लाठी भाजना सिखाया जाता। मुझे याद नहीं कि वे कभी गैरहाजिर होते और यह पूरी तरह याद है कि वे पूरे परिश्रम से पढ़ाते थे। लोगों में प्रचार था कि उनके समान गणित और भाषा का विरला ही अध्यापक मिलेगा। कभी कभी खेलकूद और पढ़ाई लिखाई में स्कूलों की प्रतियोगिताएं होती। खबर आई और गुरुजी सवेरे सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक विद्यालय में ही रहते। किसी लड़के को गाना सिखाते, कहीं ड्रिल कराते, कहीं खेलकूद का अभ्यास कराते और चुने हुए लड़कों को गणित, भाषा और अंताक्षरी सिखाते। प्रतियोगिताएं सुरेमनपुर प्राइमरी स्कूल पर होती और उस दिन प्रातःकाल ही हम लोग पंक्तिबद्ध होकर गाते हुए सुरेमनपुर के लिए प्रस्थान कर देते। गुरुजी पीछे पीछे रहते। वहाँ अलग अलग स्कूलों के लड़के बगीचे में अलग अलग बैठते। हमारी पाठशाला की तो क्या गुरुजी की धाक मानी जाती। जिस स्कूल में हमारे गुरुजी हैं वह निश्चय ही प्रथम आएगा, सब लोग मानते थे। शाम को हमारे विद्यालय के बच्चों को अधिक पुरस्कार मिलते और गुरुजी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। मैं गणित, भाषा और गायन में विद्यालय का सबसे अच्छा छात्र था और इस कारण गुरुजी की विशेष कृपा का पात्र भी। जब मैं 4ठी कक्षा में था, गुरुजी शाम को पाठशाला में रुककर और रात को अपने घर बुलाकर चक्रवर्ती के प्रश्न हल कराते। जिस दिन मैं प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आया वे फूले नहीं समाये। गुरुजी का स्वभाव तो हमें कड़ा मालूम होता, किंतु बच्चों के प्रति उनकी आत्मीयता तो तब प्रकट होती जब छात्र विद्यालय की 4थी परीक्षा पास करके विदा होने लगते। विदाई के उस छोटे से आयोजन में गुरुजी की आंखों से अविरल आंसुधारा बहती रहती। जब हमारी 4थी कक्षा की परीक्षा समीप आई, गुरुजी का तबादला हो गया। हम बच्चों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चंदा इकट्ठा करके उनकी विदाई की। एक जोड़ी धोती, एक कुर्ता, एक गंजी और चांदी का एक कटोरा। विदाई के भाषण में उन्होंने क्या कहा यह तो अब तक याद नहीं, किंतु इतना याद है कि गुरुजी रो रहे थे। अन्य अध्यापक अपनी आंखें पोंछ रहे थे और बच्चे भी सुसक रहे थे। सन 1942 के देशव्यापी आंदोलन का वास्तविक स्वरूप क्या था, हम उस समय क्या समझ पाते, इतना याद आता है। एक 20-22 बरस का नवयुवक कौशल कुमार सिंह बहुधा विद्यालय में आता। उसके आने पर पाठशाला बंद हो जाती और गुरुजी तथा वह नवयुवक हम बच्चों व गांव के कुछ नौजवानों को लेकर आसपास के गांवों में फेरी और नारे लगवाते और सभाएं करके भाषण देते। कौशल कुमार सिंह गुरुजी का पुराना शिष्य था। एक दिन अचानक स्कूल बंद हो गया और गुरुजी तथा कौशल कुमार सिंह बैरिया थाने पर चले गए। दूसरे दिन पता चला कि कौशल कुमार सिंह तो पुलिस की गोली से मार दिया गया। गुरुजी शिष्य के लिए रोते तो थे, पर उनकी क्रांति भावना भभक उठी थी। सन 1948 में जब कौशल कुमार के नाम पर गांव में एक विद्यालय खोलने की चर्चा चली,
गुरुजी ने तन मन धन से योगदान करने में उठा नहीं रखा। सर पर खर ढो ढो कर झोपड़े लगाए, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गांव गांव में बांस मांगते फिरे और अथक परिश्रम पूर्वक चंदा भी एकत्र किए। गुरुजी अब नौकरी से हट चुके थे और खेती का काम करते थे। समय समय पर मुझे मिलते रहते। मैं उनके पैर छूकर प्रणाम करता। पूर्वाभ्यास के अनुसार वे आशीर्वाद देते और होठों पर एक निश्चल मुस्कुराहट तथा चेहरे पर पवित्र उल्लास की चमक देकर प्रगति के समाचार पूछते। मुझे बार बार कहते, गणित और भाषा पर ज्यादा जोर देना। इधर 3 वर्षों में गुरुजी के दर्शन नहीं हो सके। एक बार बड़े दिनों की छुट्टी बिताने के लिए बनारस से गांव आया था। एक दिन सरयूं के किनारे बैठा था। जाड़े का मौसम और संध्या का समय। सृष्टि उस पार से आती एक नाव पर टिकी थी। नाव को समीप आई तो मैंने देखा, एक आदमी नाव के अगले हिस्से में बैठा है। उसका मुंह दूसरी ओर है। मैली गंजी के फट जाने से पीठ का अधिक हिस्सा खुला है। नाव किनारे लगी, लोग उतरने लगे। फटी गंजी वाला आदमी भी उतरा। अरे गुरुजी! मैं जल्दी से उठा और प्रणाम करने के लिए घाट से उतरने लगा कि अचानक गुरुजी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने झुककर मुझे प्रणाम किया। मैंने भी प्रणाम किया, किंतु संकोच से मस्तक झुक गया। यह दुर्घटना बहुधा हो जाया करती थी। राजपूत तथा अन्य वर्गों के मेरे गुरुजन तो जाति के नाते मुझे प्रणाम करते हैं, हालांकि मैं पहले से सतर्क रहता हूं और पहले ही प्रणाम कर लेता हूं। गुरुजी के साथ यह पहला मौका था। बड़ी ग्लानि हुई, किंतु इतने लोगों के बीच कुछ बोल नहीं सका। बस देखता रहा। वह जर्जर शरीर वाला बूढ़ा, चेहरे पर दीनावस्था की मुहर सी लगी हुई, कपड़े मैले फटे, धोती घुटने के ऊपर तक, सभी बाल सफेद, पैरों में जूते नहीं होने से स्पष्ट झांकती बेवाइयां। ये मेरे गुरुजी, नींव की ईंट, वही निश्चल मुस्कुराहट, आंखों में उल्लास की वही चमक, चेहरे पर आशीष और वरदान की स्पष्ट कामना। प्रगति के समाचार, भाषा और गणित की दशा और चेहरे पर हृदय को आकर्षित कर लेने वाले उल्लास की तरलता। मुझे आधुनिक युग के अधिक संपर्क में जानकर गुरुजी ने अमेरिका और रूस की नीतियों की चर्चाएं की। मैंने अधिक कहा, उन्होंने अधिक सुना। घर आकर मैंने माँ से कहा, माँ, गुरुजी के घर कुछ अचार भेज देना। गुरुजी आम के अचार के बड़े शौकीन हैं। मैं जानता था। मेरे पास आम का बड़ा बाग था, सैकड़ों पेड़, और गुरुजी के पास आम का बगीचा नहीं था। पिताजी जीवित थे तो प्रतिवर्ष उनके घर आम तुड़वाकर भेजते थे। उनका विश्वास था कि विद्या की नींव गुरुजी ने ही रखी। अब वाले अध्यापक तो नौकरी करते हैं, गुरु कहाँ हैं? गुरुजी को कोई नौकर नहीं मानता। सुना था माँ ने जब उनके घर आम का बना बनाया अचार भेजा, गुरुवानी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और गुरुजी ने उन्हें समझाया था, गुरुओं के दौलत तो शिष्य ही है। बात सन 1960 की है। गर्मी की शाम थी। सूरज ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे दूर झुरमुटों में बैठ रहा था। मैं रेवती बाजार से साइकिल से आ रहा था। गांव अभी 4 मील दूर था, अतः साइकिल तेजी से चला रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार और लगातार घंटी बजाई, पर वह बूढ़ा पगडंडी से हटा नहीं। साइकिल समीप आ गई। बूढ़ा नहीं हटा, नहीं हटा। माथा कुछ चिढ़न से जला और मैं नीचे उतर आया। शैतान बूढ़ा धरती नहीं छोड़ता, रास्ता भी नहीं छोड़ता। ऐसे आदमियों की आवश्यकता क्या इस संसार में। बिल्कुल झूला हुआ, कमर झुकी हुई, पीछे से ही बाल सफेद दिखाई दिए। पैरों में जूता नहीं और सर पर एक गट्ठर। एक हाथ उस गट्ठर को संभाले हुए, दूसरे हाथ में एक पतली छोटी छड़ी। खैर, अपने बस में क्या है। मैं साइकिल से उतर पड़ा और जल्दी जल्दी साइकिल डगमगाकर उसके आगे निकल जाने को बगल हुआ। साइकिल पगडंडी के इर्द गिर्द बिखरे माटी के ढेलों पर उछल उछल कर झनझनाई तो बूढ़ा अचानक चौंक कर मेरी ओर घूमा। पहचानते देर नहीं लगी। साइकिल वहीं जमीन पर डालकर मैं आगे बढ़ा। पैर छूकर प्रणाम किया तो गुरुजी की आंखें चमक उठी। अरे, आप ब्राह्मण हैं, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने विस्मयपूर्वक कहा। मैंने हाथ जोड़े हुए ही कहा, आप गुरुजी हैं। जाति और डिग्री की ऊंचाई से गुरुत्व को कैसे लांघ पाऊंगा?
गुरुजी की आंखें अब कुछ भर आईं। उन्होंने बड़े स्नेह से कुशल मंगल पूछा। वे ना ना करते रहे, पर मैंने उनका छोटा सा गट्ठर अपनी साइकिल के आगे बांध लिया। जब उनसे पीछे बैठने का आग्रह किया, वे कुछ सहम कर बोले, तुम गट्ठर ही ले चलो, मैं धीरे धीरे डुगरता हुआ आ जाऊंगा। मेरे बड़े आग्रह के पश्चात वे पिछली सीट पर बैठ गए। रास्ते में बातचीत होती आई। मुझे ज्ञात हो गया कि गुरुजी हमारी शिक्षा संबंधी उन्नति से दुविधा में पड़े थे। एक ओर उन्हें हमारी प्रगति का गर्व था, दूसरी ओर अपनी न्यूनता के प्रति किंचित झेप, जिसे उन्होंने प्रसन्नता की मुद्रा में व्यक्त किया। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, अर्थात पुत्र और शिष्य से पराजय की कामना करनी चाहिए। पुत्र पिता की अपेक्षा अधिक पुरुषार्थी और शिष्य गुरु की अपेक्षा अधिक योग्य निकले, यह पवित्रतम कामना है। मेरे गांव के सामने आकर उन्होंने बड़ा हठ किया। तुमने बड़ी तकलीफ उठाई, अब जाओ घर और खाओ पियो, थक गए होगे। अब कितनी दूर जाना ही है, आधा मील की तो बात है, मैं चला जाऊंगा। किंतु मैं साइकिल चलाता रहा। जब मेरी साइकिल उनके दरवाजे पर पहुंची, एक बुढ़िया बूढ़ी गाय को कुछ खिलाने पिलाने में लगी थी। झोपड़े के द्वार पर धुएं से अंधी लालटेन जल रही थी। गुरुवानी जी अजनबी को आते देखकर किंचित शर्माई, तो गुरुजी ने उन्हें बताया, मेरा शिष्य है, बड़ा आदर करता है, जहां मिलता है पैर छूकर प्रणाम करता है। अभी मैं जाने कहाँ होता कि यह आ गया और साइकिल पर बिठा लाया। इतने ऊंचे ओहदे पर काम करते हुए भी इसमें नाम मात्र का घमंड नहीं है। यह कहते समय गुरुजी का गला भर सा आया। मैं कुछ बोल नहीं सका, अवाक सा अपने विचारलोक में खोया था। टूटी झोपड़ी, यह दरिद्र जीवन, यह निस्सहाय गृहस्थी, हाय, इसे निस्सहाय गृहस्थी ही कहना उचित होगा। गुरुजी को भगवान ने कोई संतान नहीं दी। जब तक शक्ति थी उन्होंने नौकरी की। बोर्ड के स्कूलों के अध्यापकों को कोई पेंशन तो मिलती नहीं। खेती बाड़ी की एक अति सीमित जीविका और नाम मात्र की टूटी झोपड़ी का निवास। एक ढीली चारपाई पर बैठकर मैं सोच रहा था, गुरुजी ने कितने बच्चों का जीवन बनाया, कितनी पवित्र भावना से दूसरों का निर्माण किया। यदि गुरुजी की विशेष कृपा नहीं होती, यदि उन्होंने अपना जीवन बच्चों के निर्माण में समर्पित नहीं किया होता, तो मैं भी एक विद्यार्थी का जीवन नहीं बिताता। ए गुरुजी, यह नींव की ईंट। आंगन में गुरुवानी जी एक लोटा जल लाई और गुड़ की एक डाली। मैंने गुड़ खाया, पानी पिया। दोनों प्राणियों ने बड़ा आग्रह किया, यही भोजन कर लो। मैंने मुश्किल से विदा ली। साइकिल लेकर लौटा तो दरवाजे पर खड़े खड़े ही गुरुजी अपने पड़ोसियों से मेरी गुरु भक्ति का बखान कर रहे थे। बड़ा होनहार लड़का है, हम मास्टरों की दौलत ही क्या है, यही बच्चे कभी कभी मिल जाते हैं तो मन आकाश पर चढ़ जाता है। सुनकर आंखें भर आईं। यह मुलाकात अंतिम ही रही। अब न तो गुरुजी संसार में रहे, न गुरुवानी ही। दोनों प्राणी एक माह के अंदर ही चल बसे। गुरुजी संसार में नहीं है, किंतु उनका वह हस्ताक्षर आज तक सुरक्षित है। वह कॉपी मैंने उसी बंडल में बंधवा कर रख दी। मुझसे खो जाती, माँ उसे सुरक्षित रखे हुए है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी संग्रह संझौती के दिए से कहानी गुरुजी का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।